इस विश्लेषण की शुरुआत 13वीं सदी के एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहें तो काफी घमंडी पत्र से करते हैं। चीन के शक्तिशाली सम्राट ने ये खत एक ऐसे मामूली से सरदार को भेजा था जिसे वो मुट्ठी भर रेत के बराबर मानते थे। लेकिन विडंबना देखिए, यहीं से उस कहानी की नींव पड़ी कि कैसे वो तथाकथित महत्वहीन सरदार आगे चलकर पूरे इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तबाही के उस विशाल पैमाने का जरा अंदाजा लगाइए। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये अकेला शासक अनुमानित 4 करोड़ मौतों के लिए जिम्मेदार था। 4 करोड़ यानी उस समय की पूरी वैश्विक आबादी का लगभग 2.5% हिस्सा। दुनिया के नक्शे से इतने लोगों का पूरी तरह से सफाया हो जाना, ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन चंगेज खान की कहानी सिर्फ एक क्रूर विजेता की उस आम और घिसी-पिटी छवि तक ही सीमित नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम खून खराबे से थोड़ा आगे बढ़कर उन जटिल प्रशासनिक, रणनीतिक और वैचारिक प्रणालियों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े और एक साथ जुड़े हुए साम्राज्य का निर्माण किया। सत्ता के इस अविश्वसनीय सफर को समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 मुख्य हिस्सों में बांट रहे हैं। तेमुजिन का उदय, मंगोल सेना की रणनीतियां, उनके धर्म का सच, सोने और चांदी से परे की उनकी दौलत और अंत में उनके मकबरे का रहस्य। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला हिस्सा, तेमुजिन का उदय। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी राजमहल से नहीं होती, बल्कि तेमुजिन नाम के एक ऐसे बच्चे से होती है जिसे महज 10 साल की उम्र में उसके अपने ही कबीले ने बेसहारा छोड़ दिया था। ततार जनजाति ने उसके पिता को जहर देकर मार दिया था। लेकिन मंगोलिया के उन बेहद कठोर रेगिस्तानों में घुटने टेकने के बजाय उस लड़के ने समझ लिया था कि जिंदा रहने का इकलौता तरीका संगठन है। उसने अपनी अगवा हुई पत्नी को बचाने के लिए कबीलों से रणनीतिक गठबंधन बनाए और देखते ही देखते सभी बंटे हुए घुमंतु गुटों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। दरअसल चंगेज खान उनका असली नाम था ही नहीं। ये जन्म के समय मिला कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो उनके सर्वोच्च नेतृत्व को देखते हुए दी गई थी। इसका सीधा सा अर्थ होता है महासागर जितना विशाल या दुनिया का शासक। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मंगोल सेना की रणनीतियां। आखिर एक छोटे से कबीलाई बल ने उस वक्त की दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीनी साम्राज्य को कैसे तबाह कर दिया। सच कहूं तो मंगोल सेनाएं अपने समय से खौफनाक रूप से आगे थीं। जरा सोचिए, वो घोड़े की लगाम पकड़े बिना अचूक तीरंदाजी कर सकते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने दुश्मनों को अंदर से तोड़ने के लिए जासूसों के जरिए झूठी खबरों यानी फेक न्यूज का ठीक वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे आज के आधुनिक दौर में होता है। साथ ही वे नई तकनीक अपनाने में बहुत तेज थे। चीनी बारूद या मोर्टार जैसे दुश्मन की तकनीक हाथ लगते ही वो तुरंत उसे अपने सेना का हिस्सा बना लेते थे। लेकिन जब कोई उन्हें उकसाने की गलती करता तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता था। जब ख्वारिज़्म के शाह ने मंगोल राजनयिकों को मारने की भूल की तो जवाब में मंगोलों ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा बल्कि पूरा सर्वनाश कर दिया। 15 लाख से ज्यादा लोगों का बेदर्दी से सफाया कर दिया गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और क्रूर चेतावनी थी। कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उनके धर्म का सच। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर सबसे ज्यादा बहस होती है। इतिहास में खान उपनाम को लेकर एक बहुत ही आम धारणा है कि ये इस्लाम से जुड़ा होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चंगेज खान ना तो इस्लाम, ना ही ईसाई या बौद्ध धर्म को मानते थे। वे पूरी सख्ती के साथ टेंगरिज्म का पालन करते थे। ये एक ऐसी मान्यता थी जिसमें प्रकृति और आकाश देवता टेंगरी की पूजा होती थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि दुनिया को जीतने का उनका मिशन सीधे तौर पर उसी अनंत आकाश देवता का आदेश था। यहाँ इतिहासकार जैक वेदरफोर्ड एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने लाते हैं। जो इंसान युद्ध के मैदान में इतना क्रूर हो सकता है, वो धार्मिक मामलों में अविश्वसनीय रूप से सहिष्णु था। इतने बड़े और विविध साम्राज्य में बगावत को रोकने के लिए चंगेज खान ने धार्मिक स्वतंत्रता को एक अचूक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। साम्राज्य में सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट थी। तो फिर इस्लाम के साथ उनके नाम का ये जुड़ाव कहाँ से आया? दरअसल ये सब उनकी बाद की पीढ़ियों से शुरू हुआ। चंगेज खान की मृत्यु के कई दशकों बाद उनके वंशजों ने धीरे धीरे अपने अपने विशाल क्षेत्रों को इस्लामी दुनिया में मिला लिया था। चौथा हिस्सा, सोने और चांदी से परे की संपत्ति। आइए समझते हैं कि इस साम्राज्य का खजाना असल में था क्या।
आमतौर पर किसी राजा या विजेता का नाम सुनते ही दिमाग में चमकदार रत्नों और सोने के संदूकों की छवि बनती है ना? लेकिन चंगेज खान के लिए दौलत का मतलब कुछ और ही था। वैयक्तिक ऐशो आराम के बजाय उनके लिए सच्ची संपत्ति थी 2 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर की अथाह भूमि और उस दौर के सबसे अहम व्यापारिक मार्ग यानी सिल्क रोड पर पूरा नियंत्रण। और इसी विजन ने एक बेहतरीन और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने पुराने स्थानीय करों को वसूलने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली, मशहूर याम संचार नेटवर्क तैयार किया, जिसे हम आसानी से उस दौर का इंटरनेट कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लूटे गए माल का एक बड़ा हिस्सा अपने सैनिकों के बीच बांट दिया। इसी मनोवैज्ञानिक चाल ने उन सैनिकों को हमेशा के लिए उनका वफादार बना दिया। और अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के 5वें और अंतिम हिस्से पर, एक ऐसा रहस्य जो सदियों बाद भी अनसुलझा है। 1227 में उनकी मृत्यु हो गई, कारण चाहे घोड़े से गिरना रहा हो, कोई संक्रमण या फिर प्लेग। लेकिन उनकी मौत के तुरंत बाद शुरू हुआ एक बहुत बड़ा पुरातात्विक रहस्य। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक अनाम कब्र की जिद की थी। किंवदंतियां बताती हैं कि उनके दफन स्थल का नामो निशान मिटाने के लिए उस जमीन पर 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया। और जिन सैनिकों ने उन्हें दफनाया था, इस राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए उन सैनिकों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि मंगोलिया के स्थानीय लोग आज भी उस मकबरे को खोजने का कड़ा विरोध करते हैं। इस विरोध के पीछे एक अनजाना सा खौफ है। दरअसल 1941 में जब तैमूर के मकबरे को खोला गया था, तो उसके ठीक बाद सोवियत संघ पर एक बेहद विनाशकारी हमला हुआ था। लोगों को आज भी लगता है कि अगर चंगेज खान की कब्र खुली तो शायद दुनिया में फिर से कोई बड़ी तबाही आ जाएगी। इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या एक अनदेखी कब्र और 800 सालों तक कायम रहने वाला खौफ ही किसी अमर विरासत का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण है? सच्ची शक्ति किसमें है? तिजोरियों में बंद सोने में, या उस नाम में जिसके जिक्र मात्र से आज भी दुनिया भर में खौफ और सम्मान की लहर दौड़ जाती है?